हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ गैस लॉज के बारे में बात करी। तो लगभग आपको जो है 4 गैस लॉज के बारे में बताया। कौन से गैस लॉज है, जल्दी मेरे साथ हेल्प करिए याद करने में। सबसे पहले बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, तीसरा गे-लुसेक लॉ, और उसके बाद चौथा एवोगैड्रो लॉ। तो ये आपको लॉज याद होने चाहिए और इनके बीच का रिलेशन याद होना चाहिए कि कौन सा लॉ क्या होता है। तो क्विक रिवीजन हम करेंगे जल्दी जल्दी, आपको क्या बाकी लॉज के बारे में जो है बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो चार्ल्स लॉ को लेकर शुरू करते हैं, राइट। जैसे बोल्स लॉ, तो बोल्स लॉ किसके बारे में है? वॉल्यूम और प्रेशर को लेकर। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो यानी इनवर्स रिलेशन के बारे में है, यानी V इक्वल्स टू के 1/P। ठीक, वॉल्यूम और प्रेशर के इनवर्स रिलेशन के बारे में। ठीक, अब उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो चार्ल्स लॉ किसके बारे में? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वॉल्यूम बढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। चलिए, अब उसके बाद गे-लुसेक्स और एमंटन्स लॉ, इसका क्या है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या कहता है ये? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कब? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद एवोगैड्रो लॉ, ये क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर किसी भी गैस में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कोई भी गैस ले लो, उसका सेम वॉल्यूम में उतने नंबर ऑफ सब गैसें में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, एब्सोल्यूट केल्विन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस लॉ। यानी आइडियल गैस इक्वेशन को कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, इससे क्या समझते हैं वो हम देखते हैं। The equation which gives the simultaneous effect of pressure and temperature on the volume of a gas is known as ideal gas equation or equation of the state for an ideal gas। तो वह समीकरण, तो यह इक्वेशन या ये समीकरण वो समीकरण कहलाएगा जो एक गैस के आयतन पर, तो कोई गैस है उसके आयतन पर दाब और तापमान का एक साथ प्रभाव को दर्शाता है। यानी उसके वॉल्यूम पर तापमान का भी प्रभाव देख पा रहे हो और अब प्रेशर का भी प्रभाव देख पा रहे हो। यानी प्रेशर से और तापमान से उसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ रहा है एक साथ आप देख पा रहे हो। तो उस समीकरण को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो आदर्श गैस समीकरण या आदर्श गैस के लिए अवस्था का समीकरण कहलाता है। द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल गैस इज गिवन बाय, तो मान लो n मोल ऑफ गैस है, यानी n मोल है किसी गैस में, तो PV इक्वल्स टू nRT। तो कैसे ये निकल के आया जरा समझो। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक, अब इन सबको आप एक साथ लिख दीजिए। तो मैं लिख देता हूं PTV, और इधर की साइड में क्या लिखूंगा? 1/V इंटू V इंटू N। ठीक, V से V कट गया और ये V इधर चला गया, तो ये क्या हो गया? PT। ठीक है, V इक्वल्स टू, आप देखो ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा T। तो अगर आप इसको आप कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका चला जाएगा PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT, यानी प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली, अगर यहाँ चला गया तो इनवर्स आ जाएगा।
टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्ट आ रहा है और वॉल्यूम और एन डायरेक्ट आ रहा है, यानी पीवी यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एनआरटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और आर यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वभौमिक गैस संधारक बोला जाता है, इसको सिद्धांक बोला जाता है, कांस्टेंट। ठीक, चलिए, तो R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसको याद रखेंगे। देखो, रियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन में फर्क ये होता है कि आइडियल गैस इक्वेशन को कोई फॉलो नहीं करता, ठीक। और क्योंकि ये एक आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस की जो है रख के बनाई गई है, तो बाकी जो दूसरी चीजें होती है, जैसे आइडियल गैस क्या है, ध्यान में रखा गया है गैस की जो है आइडियल अवस्था को ध्यान में रखकर, आदर्श अवस्था को ध्यान में रखकर ये लॉ दिया गया है। लेकिन अगर आप इससे कहें, अगर आप ये सोचें, तो कोई भी गैस आइडियल गैस तो नहीं होती है, तो क्या हर एक गैस ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करेगी? तो कह सकते हैं कि हर एक गैस इसको नहीं फॉलो करती है, क्योंकि रियल गैस और आइडियल गैस में थोड़ा सा फर्क होता है। वहीं आइडियल गैस को अगर आप जो अब ये देखो, ये आ गया आपका आर क्या है यहाँ पर, आर यहाँ पर कंबाइंड गैस लॉ है, यानी आर यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल, माफ कीजिएगा, सॉरी, चलिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक, सार्वभौमिक गैस संधारक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो, अब पहले तो मैं इसकी यूनिट निकालना बता देता हूं आपको। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो जरा ध्यान से देखो, पी वी अपॉन एन टी, और यह क्या हो गया, आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर के और वॉल्यूम के। तो मैं ये लिख सकता हूं लीटर एटीएम, वॉल्यूम को किस में नापते हो आप, लीटर या एटीएम में नाप लेते हो, तो लिख दीजिए लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, यहां से ये आ गया इसका, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक। और अगर इसको बार में नापना हो, एटीएम में नापना ना हो, तो फिर ये लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। और इसको जूल में नापना हो तो 8.34 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर अर्ग में नापना हो तो 8.37 इंटू 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। तो ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की क्या आपको मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ ली जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी क्या होता है, आपने देखा होगा गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, इसको आप समझ लेते हैं। Since volume of a gas changes with changes in temperature and pressure, it becomes necessary to choose standard values of temperature and pressure to which gas volume can be referred. तो देखो होता क्या है कि टेम्परेचर के साथ गैस की जो वॉल्यूम है, मान लो अगर आपने टेम्परेचर में बदलाव कर दिया तो प्रेशर में भी बदलाव होगा, अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव करा तो गैस की जो वॉल्यूम है उसमें बदलाव होता है। आप देखा होगा कि अगर आप वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, दबाव कम कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और तापमान कम कर दिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये बोल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ने यही बताया। तो इसीलिए हाँ ज़रूरी हो जाता है कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को, जैसे कि टेम्परेचर की और प्रेशर की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को या मानक को माना जाए, जिससे हम गैस के वॉल्यूम को निकाल सकें। क्योंकि गैस का आयतन तापमान और दाब में परिवर्तन के साथ बदलता है, तो जैसे जैसे इसमें चेंज होते हैं तो परिवर्तन के साथ ये बदलता है। इसलिए तापमान और दाब के मानक मान चुनना
आवश्यक हो जाता है, तो इसीलिए उनको कौन से स्टैंडर्ड यूनिट होंगे, कौन सा स्टैंडर्ड होगा, उसका चुनना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए गैस आयतन के संदर्भित किया जाता है, इसीलिए इनको क्या करा जाता है, रेफर करने के लिए इनको फिक्स किया जाता है। तो द स्टैंडर्ड वैल्यूज आर चूजन आर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन फॉर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या चुनी गई, 273 केल्विन, 273 केल्विन। और इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। फिर प्रेशर के लिए क्या चुना गया, प्रेशर के लिए गया 1 atm। और आपको पता है 1 atm हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, फर्स्ट लेक्चर में, जिसको बोला था 760 mm। देखो ये क्या, मिलीमीटर मरकरी का दबाव, ठीक है, सेंटीमीटर में 76 हो जाएगा, तो 76 mm ये जो है आपने क्या ले लिया, 760 mm जो है ये मरकरी का दबाव हो गया, 1 atm पे इतना होता है। These standard values are known as standard temperature and pressure। तो इन्हीं को हम बोलते हैं STP। तो जब मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया गया आपको, मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि कोई गैस है, उसके टाइम पॉइंट दे दिया गया वो है 4 लीटर दे दिया गया, उसके अंदर 6 मान लीजिए दे दिया गया 6.23 इंटू रन्स पावर कुछ भी 18 इंटू 12 करके ये इसका नंबर ऑफ मोल्स दे दिया गया, और आपसे पूछा गया, तो ये चीज बाद में क्या लिख दिया जाता है, बाद में लिख दिया जाता है दीज ऑल वैल्यूज एट STP। क्या लिख देंगे वो, एट STP। तो ये सारे माना किस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर कितना है 1 atm या, और दूसरा कितना होगा 1 atm या 760 mmg। अच्छा जी, ठीक। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए, तो STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हो गया आपका 273 केल्विन, जो किसके बराबर होता है, जो कि बराबर होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस के। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना हो गया 1 atm। देखो बार भी होता है, लेकिन अभी हम बार नहीं ले रहे हैं, हम अभी बार नहीं ले रहे हैं, हम ATM ले रहे हैं। तो ATM को हमने HG में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 ATM इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर HG, ठीक। और इसको अगर आप मिलीमीटर में लेंगे तो 760 mmHg, यानी 760 मिलीमीटर मरकरी, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा वेरी करता है। तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। 760 mmHg। वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस कितना होता है, 22.4 लीटर। तो याद रखना, 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो ये कितना है, वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस। तो 1 मोल गैस में 6.023 इंटू 10⁻24 जो है पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका कितना होता है 22.4 लीटर। ये सारे STPs के ऊपर, या फिर 240 22,400 मिलीलीटर, ठीक। चलिए, लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए किस से मल्टीप्लाई करना होता है, बताइए जल्दी, 1000 से। अब आता है डिफ्यूजन ऑफ गैस। तो मैंने आपको बताया था गैस जो होती है उनमें डिफ्यूजन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। क्यों होती है, मिश्रण की टेंडेंसी क्यों होती है, देखो आपने एयर है, एयर के अंदर तो कोई एक गैस तो रहती नहीं है। एयर के अंदर आपके देखो, जो आप वायुमंडल देखते हो, जो आपके चारों तरफ है, पृथ्वी के चारों तरफ है, उसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और SO2 हो गया आपका। तो बाकी बहुत, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, NO2। तो बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक। उन बहुत सारी गैसेस के मिश्रण से ये जो एयर बनी होती है, तो ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन होता है इनमें, क्योंकि ये जो है मिक्स करने की जो टेंडेंसी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों,
क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इनके बीच में जो एक तो जो फोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है। दूसरा, अगर इंटर मॉलिकुलर फोर्स कम है तो उस फोर्स कम होने की वजह से इनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा होती है। तो स्पेसिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पेसिंग को कोई दूसरी गैस जो है भर देती है। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेंसिटी रिलेशनशिप and without the effect of external agency is called diffusion of a gas। गैसों के घनत्व संबंध के बावजूद और बाहरी एजेंसी के प्रभाव यानी बाहरी कारकों के प्रभावों के बिना गैस के परस्पर मिश्रण की प्रक्रिया को गैस का परस्पर कहा जाता है यानी डिफ्यूजन ऑफ द गैस कहा जाता है। इन अ गैस द मॉलिक्यूल्स आर फार सेपरेटेड एंड द एंटीसिस अमंग द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज। तो यही बोला गया है कि जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है, जब दोनों मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहते हैं तो उसको दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स भर लेते हैं, है ना। जब खाली स्पेस नहीं होगा तो कैसा भरा जाएगा? जैसे कोई लिक्विड आपस में घुलनशील होते हैं तो वो भी होगा, उनके बीच के जो स्पेस होता है वो लिक्विड में घुल जाते हैं और उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और इसी तरीके से सॉलिड में कोई दूसरा सॉलिड को मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो ये है, क्या ये आपस में मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, क्योंकि क्या है कि ये दोनों सॉलिड हैं, इनके बीच में एक तो इनकी अपने अपने जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है यानी आंतरिक आणविक जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्पेस नहीं है, और स्पेस नहीं है तो कोई दूसरा जगह उसमें ले नहीं सकता। तो इन अ गैस द मॉलिक्यूल्स आर फार सेपरेटेड एंड द एम्प्टी स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज। तो एक गैस में अणु बहुत दूर होते हैं और अणुओं के बीच खाली जगह बहुत बड़ी होती है। Therefore, the molecules of one gas can move into empty spaces or voids of other gases and vice versa। तो इसीलिए एक गैस के अणु दूसरी गैस के खाली स्थानों में या रिक्तियों में जा सकते हैं और इसे विपरीत। दिस लीड टू डिफ्यूजन, और इससे क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होता है गैस पार्टिकल्स का। तो ये जो पॉइंट्स है आपको याद रखने कि डिफ्यूजन कैसे होता है, क्या इसके पीछे का कारण है। तो मेन रीजन यही होता है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, और उस कमज़ोर अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में बहुत ज़्यादा खाली स्पेस होता है। उस खाली स्पेस को जो दूसरी गैस है वो भर देती है, इस वजह से वहाँ पर दूसरी गैस जो है ऑक्यूपाई कर लेती है उस जगह को। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब इस डिफ्यूजन को लेकर ग्राम्स ने अपना एक नियम दिया था, तो पढ़ते हैं क्या नियम था। Under the similar condition of temperature and pressure, the rate of diffusion of gas are inversely proportional to the square root of their density। तो ग्राम लॉ ने बोला कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में अगर आप तापमान और दबाव को समान रखकर चलते हो तो जो गैस के परासर की दर है, जो डिफ्यूजन का जो रेट है, वो उनके घनत्व के वर्गमूल, जो उनकी जो डेंसिटी है उनके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन, मान लो R1 R2 हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन, और ये हो गया डेंसिटी हो गया गैस A और D की। तो अभी हम आगे देखते हैं किस तरीके से दिया। तो उसने बोला कि वह उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेट R1 एंड R2 बी द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस A एंड B। तो A एंड B के जो है डिफ्यूजन रेट है कौन? R1 और R2। D1 और D2 उनके संबंधित घनत्व हैं। तो D1 और D2 क्या है? A1 की डेंसिटी, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन A और B, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया R1 R2, डेंसिटी हो गया D1 और इसके हो गया डेंसिटी हो गया D2। तो अब ग्राम जो है ग्राम का नियम क्या है? अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान और दबाव के समान परिस्थितियों में द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो गैस का परासर की दर है उनके आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। तो उनके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो R1 और R2 इनकी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, D1 D2। अब देखो डेंसिटी में वॉल्यूम दोनों के बराबर होंगे तो वॉल्यूम कट गया, तो यानी डेंसिटी क्या होती है? देखो आपको बताया था मास अपॉन वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट गया, तो ये किसके बराबर हो जाती और इनके मास के बराबर भी हो जाएगी।
मास के बराबर है। सिंस मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो अगर मॉलिक्यूलर मास को 2 गुणा घनत्व से करा जाएगा तो मास क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 टाइम ऑफ डेंसिटी। If we open the bottle of perfume, it smell spread in the entire room within a short time due to the process of diffusion। तो यही बात है, जैसे ही आप परफ्यूम की बोतल खोलते हो या फिर आप परफ्यूम अपने बॉडी पर लगाते हो, तो डिफ्यूजन के कारण कुछ ही समय में ये पूरे कमरे में फैल जाती है इसकी जो है महक। तो यह परासर की प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि जो कमरे के अंदर जो वायु है उसके अंदर भी जो है एम्प्टी स्पेसेस हैं, उनके बीच में भी खाली जगह है। अब उस खाली जगह को भरने के लिए अब जो परफ्यूम है, देखो परफ्यूम भी जो है किसी ना किसी पार्टिकल से बनी होती है या किसी ना किसी कंपाउंड से बनी है, जैसे जिनको बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर हम बोलते हैं जिन्हें सुगंधित यौगिक बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो वो क्या करते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी जिसको बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा परफ्यूम आपने छिड़का और उसमें से जो उसकी सुगंधित गैस होती है वो बाहर निकलती है, और जो एयर होती है, एयर के बीच में जो खाली खाली जगह है उसमें फिल हो जाती है। तो जब आप उसे इनहेल करते हैं, जब आप उसे सूंघते हैं, तो आपको क्या है, आपको जो सुगंधित स्मेल होती है वो आपको मिलती है सूंघने के लिए। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब आपको डिफ्यूजन की वजह से देखने के लिए मिल रहा है। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर क्या है? इट स्टेट्स that if two or more gases which do not react chemically are enclosed in a vessel, the total pressure of the gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure that each gases uh, which exert pressure when enclosed separately in the same vessel at a constant temperature। तो यह डाल्टन प्रेशर कुछ नहीं है, इसने इतना बोला कि किसी कंटेनर में मान लो 2 या 2 से अधिक गैस आपने भर दी है और वो रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, तो जो कुल दबाव होगा वह हर एक गैस के यौगिक यानी आंशिक दबाव के योग के बराबर होगा। यानी यह बताता है यदि दो या 2 से अधिक गैस जो रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं एक बर्तन में संलग्न है, यानी एक बर्तन में उनको बंद कर दिया है, तो गैसियस मिश्रण का कुल दबाव, तो मान लो गैसियस मिश्रण का कुल दबाव हो गया P। गैसियस मिश्रण का कुल दबाव आंशिक दबाव के योग के बराबर होगा, यानी प्रत्येक गैस का दबाव हो गया P1 और दूसरी गैस हो गई P2, तीसरी गैस हो गई P3। तो आंशिक योगों के बराबर होता है जो प्रत्येक गैस स्थिर तापमान पर, तो तापमान स्थिर कर दिया गया है पर उसी बर्तन में अलग अलग संलयन होने पर दबाव डालती है। तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है, इट स्टेट दैट इफ 2 और मोर गैसेस which do not react chemically are enclosed in a vessel, तो जो केमिकली रिएक्ट नहीं करती उनको एक डिब्बे में बंद करा हुआ है। प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, तो जो प्रेशर है उन गैसियस मिक्सचर का इज इक्वल टू द सम ऑफ, तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट ईच गैस विच एक्सर्ट ऑन अ प्रेशर। तो प्रत्येक गैस जो बर्तन पर या फिर जो आप मान लीजिए जो कंटेनर है उस पर जो दबाव लगा रही है उनके दोनों के सम के बराबर होता है। But let P1 and P2 and P3 be the pressure of 3 non-reactive gases when enclosed separately। तो मान लो P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, 3 निष्क्रिय गैसों का दाब है जो उन्हें अलग अलग संलय किया जाता है, ठीक। और इसका कुल दबाव कितना हो जाएगा P। तो ये अलग अलग गैसेस, अब मान लो और ज्यादा गैसेस होती, इनका टोटल दबाव क्या हो जाता, और जितनी ज्यादा गैसेस होंगी, मान लो 5 गैस हो गई, अब पांचों ही दबाव लगाएंगी, तो पांचों दबाव लगाएंगी तो किस तरीके से लगाएंगी, तो टोटल दबाव क्या हो जाएगा P और प्रत्येक गैस का प्रेशर। और हमने क्या करा हुआ है P1 P2 P3 P4 P5, और ये क्या है, टेम्परेचर हमारा फिक्स है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो स्टडी है ऑफ गैस लॉ है वो चैप्टर समाप्त हो जाता है।
और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन का विज्ञान का। तो इन सारी चीज़ों को जो आपको बताई गई हैं उन्हें अच्छे से समझना है, पढ़ते हुए चलना है। कोई भी अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझा दी गई हैं। हर एक लॉ को समझा दिया गया है, आइडियल कंडीशन को समझा दिया गया है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़िए और जो परीक्षा में पूछा जा रहा है उनको अच्छे से तैयार करिए। बाकी की जो बातें हैं, बाकी का जो अगला टॉपिक है वो हम अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में नए किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।